जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम हमारी ये पहली क्लास है पेडागोजी की। आज हमारी क्लास कौन-सी है? पहली क्लास है पेडागोजी की। इससे पहले हमने टैग वर्ड्स की क्लास ली थी, जो कि हमने पूरे कर लिए। टैग वर्ड्स मोस्टली सारे जितने मतलब इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद आज की हमारी पहली क्लास है पेडागोजी की। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज शिक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग्स। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग की। देखिए, टीचिंग मतलब शिक्षण। इसको कहते हैं हम टीचिंग, इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। और इसका क्या अर्थ होता है टीचिंग का? टीचिंग का अर्थ होता है सिखाना। क्या होता है? सिखाना। तो सिखाना एक प्रक्रिया है जो कि समाज में रह के क्या होती है, पूरी होती है। जैसे ये क्या है, एक ये एक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं हम। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो वो समाज में रह के सीखते हैं। समाज मतलब होता है जैसे हमारा परिवार, जिसमें माता-पिता, भाई-बहन, नाना-नानी, दादा-दादी। इसी तरह से पास पड़ोसी यानी पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, आस-पास के लोग और हमारे मित्र, तो ये सभी किसमें आते हैं? ये समाज में आते हैं। तो इसी तरह से जो हम जब समाज में रह के सीखते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। जो कि सीखना एक क्या है, या शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसी तरह से जब टीचर क्या करता है, हमें टीचिंग करता है या सिखाता है, तो स्कूल में हम आस-पास अपने देखते हैं टीचर हमसे बोल रहा है, हम उसके साथ संपर्क में हैं, तो यानी वो भी एक प्रक्रिया है सिखाने की। तो टीचिंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। अब आगे चलेंगे, अगला टॉपिक है शिक्षण की प्रणालियाँ। तो शिक्षण की कुछ प्रणालियाँ हैं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली प्रणाली है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। इसी को हम शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक की भूमिका मतलब शिक्षक जो है बच्चों को उतना महत्व नहीं देता। वो जो भी बताएगा अपना मतलब सिर्फ टीचर बताएगा, बच्चे उस बच्चे क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं, वो उतना उन पे ध्यान नहीं देते इसमें। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली होती है, यानी इसमें केंद्र में होता है शिक्षक। अब शिक्षक की जो भूमिका है, देखिए वो है तानाशाह के जैसी। तो जैसे तानाशाह होता है, मतलब उसी की तरह शिक्षक भी अपना व्यवहार इसमें यहाँ दिखाता है। अब और इसका आगे आगे बात करें, तो इसमें जो व्यवहार होता है वो होता है एकात्मक व्यवहार। एकात्मक व्यवहार का मतलब है सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन। यानी सिर्फ टीचर पूछ रहा है, बच्चे अगर पूछ रहे हैं तो उनको धमका दिया या फिर चुप हो जा, ये सब करके उनको बिठा देते हैं शांत करा के। बस टीचर बोलता है तो इसे कहते हैं एकात्मक व्यवहार, वन वे कम्युनिकेशन। अब दूसरी तरह से दूसरी प्रणाली है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली बहुत बढ़िया प्रणाली है। इसमें क्या होता है, बालक केंद्र में होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली। क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। अभी बताया जैसे बालक इसमें क्या होता है, केंद्र में होता है। इसका मतलब है बालक को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण का कार्य किया जाए शिक्षक के द्वारा, तो वो होता है, इसलिए इसमें होता है बालक केंद्र में। तो बालक केंद्र में का मतलब है जैसे बालक के प्रति जैसे बालक को क्या ज़रूरत है, या फिर वो कुछ पूछ रहा है, या उसको देख रहे हैं कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यानी बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं इसमें। और इसमें जो मूल्य होता है, मूल्य का मतलब वो होता है मानवीय मूल्य। यानी मानवीय मूल्य का मतलब है जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्शन है, व्यवहार कैसा है, फीलिंग्स उसकी टीचर समझ रहा है बालक की या नहीं, तो मानवीय मूल्य होता है इसमें। और जो शिक्षक बालक है, ये दोनों अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं आपस में। बालक और इधर बालक भी पूछता है तो इधर शिक्षक जवाब देता है, और शिक्षक कुछ पूछ रहा है तो बालक भी उधर से जवाब दे रहे हैं। तो यानी दोनों अंतःक्रिया के द्वारा इसमें जुड़े होते हैं। तो ये बढ़िया है, आज ही के टाइम में यही वाली शिक्षण प्रणाली चल रही है। इसके बाद है तीसरी हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसे सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं, यानी क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव शिक्षण प्रणाली या क्रिएटिविटी इसमें दिखाते हैं। यानी बालक जो होता है केंद्र में होता है, इसमें भी बालक क्या होता है, केंद्र में होता है। और यह है स्वतंत्र व्यवहार। इसमें जो होता है स्वतंत्र व्यवहार होता है, बालक अपना स्वतंत्र व्यवहार यानी कुछ भी अपने आप या फिर स्वतंत्र छोड़ देते टीचर, तो बालक जिस तरह से भी सीखना है उनको अपना काम जैसे भी करना है वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें कैसा व्यवहार होता है, स्वतंत्र व्यवहार होता है। और इसमें शिक्षक मित्र की भूमिका में होता है। जो शिक्षक है वो किसकी भूमिका, मित्र की भूमिका में। यानी वो उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं बनाता कि ये करना है वो करना है, या फिर ऐसे सीखो वैसे सीखो। तो मित्र की जैसे सलाह देता है सिर्फ शिक्षक, इसमें हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली में।
अगली बात करें तो ये है औपचारिक शिक्षण प्रणाली। कौन सी? औपचारिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल टीचिंग। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 3 टीचिंग प्रणालियाँ होंगी, तीसरी है, पहली है इसमें, अभी 2 और है इसके बाद, तो इन्हें ध्यान से समझेंगे। तो औपचारिक शिक्षण प्रणाली में क्या होता है? यह निश्चित और उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी इसमें जो टीचिंग का कार्य है, उसका एक क्या होता है, खास उद्देश्य होता है। और यानी और उसकी निश्चितता होती है, यानी वो इतने समय, जैसे मान के चलो उसके टाइम, और उसमें टाइम है और सिलेबस है, वो सभी के सभी डिफाइन होते हैं कि इतना ही करना है इसमें। जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें स्थान, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, समय, विषय विशेषज्ञ यानी टीचर्स, सभी के सभी क्या होते हैं, पहले से हमें पता होता है कि कौन क्या करेगा, हमें क्या पढ़ना है। और स्कूल, जैसे स्थान का मतलब है, जैसे स्कूल में क्या हो गया, स्कूल में जो है हम पढ़ते हैं, तो उसमें स्थान हो गया, और वहाँ का कुछ सिलेबस होता है, मान के चलो 6th क्लास का अलग है, 7th का अलग है। और टाइम होता है कि 7 से 6 हमें पढ़ना है। या फिर हमारा जो 11th है या 12th है या 1 to 5 है, या फर्स्ट क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास में कोई बालक, तो 1 साल की फर्स्ट क्लास हो गई। इसी तरह से टाइम भी उसमें डिसाइड होता है पूर्व पहले से ही। और विषय विशेषज्ञ यानी कौन क्या पढ़ाएगा। तो जैसे इसका मेन एग्जांपल है स्कूली शिक्षा। औपचारिक शिक्षण की जो इसमें हम ले सकते हैं उदाहरण, वो क्या है, स्कूली शिक्षा। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए अगली जो प्रणाली है वो है अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली। इसे हम इनफॉर्मल टीचिंग भी कहते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग या अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली, इसमें क्या होता है, यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। यानी जो इसमें ना तो कोई सिलेबस है, ना ही टाइम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी जो सीख रहा है, मतलब सीखने वाला, वो अपने हिसाब से सीख सकता है। तो इसीलिए ये जन्म से मृत्यु तक चलती है, और स्वाभाविक भी होती है। ये कैसी स्वाभाविक, यानी अपने हिसाब से सीखेंगे। जैसे मान के चलो हम कहीं जा रहे हैं, और हमें चलते चलते ठोकर लग गई, तो अगली बार हम जब चलेंगे ना उसी रास्ते पे, तो ध्यान से चलेंगे कि ऐसा ना हो कि हमें ठोकर लग जाए। यानी हम वहां से भी सीख रहे हैं और अपने हिसाब से सीख रहे हैं। तो इसी को कहते हैं स्वाभाविक होती है। इसके बाद अगला है निरौपचारिक शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? निरौपचारिक शिक्षण या नॉन फॉर्मल टीचिंग। इसमें क्या होता है, यह है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण का मिला-जुला रूप है। यानी इसमें औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण दोनों की विशेषताएं शामिल होती है। जैसे औपचारिक में क्या था, टाइम, स्कूल, जैसे स्कूल में टाइम, सिलेबस और जो भी टीचर है पढ़ाते हैं वो सब डिसाइड पहले से होता है। अनौपचारिक में क्या हो गया, जैसे जैसे हम अपने हिसाब से सीख रहे हैं व्यवहार में, जैसे अपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक में आ जाता है। तो अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे पत्राचार के माध्यम से कुछ पढ़ना। पत्राचार का मतलब है कोरस्पोंडेंस लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे इग्नू है, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उससे भी हम जैसे अ, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसमें सिलेबस डिफाइन होता है कि ये पढ़ना है, टाइम डिफाइन होता है कि 1 साल का या 2 साल का है, लेकिन हमारा पढ़ने का टाइम डिसाइड नहीं है, वो हम अपने हिसाब से कभी भी जब मन करेगा तब पढ़ लेते हैं। तो पत्राचार के माध्यम से पढ़ना। डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी क्या पढ़ना, या लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। जैसे आज के टाइम पे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन लर्निंग भी इसी का एक एग्जाम्पल है। निरौपचारिक शिक्षण प्रणाली, इसमें समय, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। समय और पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन पढ़ना यानी हम कब पढ़ेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब टाइम मिल रहा तब पढ़ें। ठीक। तो ये थी निरौपचारिक शिक्षण। आगे बात करते हैं पर्यावरण। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो पर्यावरण है, लेकिन पर्यावरण के बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा और जानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ना है टीचिंग, जो ईवीएस की पेडागोजी है वो पढ़ेंगे, उसी से संबंधित यानी कनेक्ट करते हुए भी ले चलेंगे इसको वहीं। तो पर्यावरण, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अब परि का अर्थ होता है इसमें आसपास, आसपास या पास पड़ोस। ठीक है, या चारों ओर से भी कह सकते हैं इसको हम, चारों ओर। आवरण का मतलब होता है जो हमें घेरे हुए है या हमें ढके हुए हैं। तो घेरे हुए या घेरना। ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला के देखो, चारों ओर जो हमें, मतलब वो सभी चीजें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं या हमें चारों ओर से ढके हुए हैं। आवरण का मतलब ढकना है, घेरना। तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण।
वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे पर्यावरण में जो है इसमें पेड़ पौधे, पक्षी, आसपास की चीजें, तालाब, झरने, नदियाँ, हवा, ये सभी कुछ शामिल हो जाता है पर्यावरण में, ठीक है? तो ये था हमारा पर्यावरण। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं इसको? एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट। आगे टॉपिक पे चलते हैं अब हम देखिए आज का जो मेन टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षण। अब ये जो पर्यावरण शिक्षण है, हम क्यों पर्यावरण शिक्षण पढ़ते हैं या इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बालक और वातावरण यानी बालक का जो वातावरण है, दोनों के बीच एक दूसरे को क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या उनके बीच में अंतःक्रिया होती है एक दूसरे को लेके। तो इसी को समझने के लिए हम पर्यावरण शिक्षण पढ़ते हैं। क्या समझे? एक बार फिर से देखेंगे। जो बालक है और वातावरण है, वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं या फिर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बालक के अंदर इसी की समझ को विकसित करना, किसकी? कि वो एक दूसरे को यानी वातावरण और बालक एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसी की समझ को विकसित करना किसके अंदर पढ़ते हैं हम? पर्यावरण शिक्षण के अंदर पढ़ते हैं, यानी पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। तो ये था हमारा, मतलब पर्यावरण शिक्षण है क्या। अब आगे बात करेंगे हम पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। जो पर्यावरण शिक्षण है, वो हम जो पढ़ रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या एम है, ये हमारे कहाँ काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहला वो उद्देश्य की बात करते हैं, वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये जो एनसीएफ है, इसके बारे में भी हम एक अलग से क्लास लेंगे, एनसीएफ 2005। और नया एनसीएफ भी आ गया है, तो अब दोनों एनसीएफ पढ़ेंगे हम, ठीक है, किसी दूसरी क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ के अनुसार, यह बालक के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन के साथ जोड़ना पहला उद्देश्य है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। बालक का जो स्कूली जीवन है, यानी जो स्कूल में रह के वो सीख रहा है, कहाँ रह के? स्कूल में रह के जो सीख रहा है, वो अपने बाहर के वातावरण यानी बाहर कैसे उसका यूज करे, तो उन दोनों के बीच में संबंध बनाना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। तो जैसे मान के चलो स्कूल में क्या हुआ, फर्स्ट क्लास में है कोई, तो उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का बाहर किस तरह से यूज करेगा वो, जैसे मान के चलो हमने सिखाया 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, हमने बता दिया बालक को, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं बताया कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो ये भी सिखाया जाए साथ साथ। कैसे सिखाएंगे, जैसे मान के चलो 2 का मतलब है, जैसे 2 एक नंबर है, लेकिन हम यहाँ ले लेंगे कोई 2 रुपये। रुपये हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ये है पैसे सभी के पास मिल जाते हैं, और मतलब बच्चा भी पैसे जल्दी से वो समझ जाता है कि हाँ ये पैसे हैं। तो 2 रुपए का सिक्का लिया, एक 2 रुपए का सिक्का और लिया, दोनों को एक साथ जोड़ के बताया कि अब देखिए कितने हुए, तो दिखाएंगे उसको ये 4 हुए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाहर के जीवन को यानी बाहर का जो वातावरण है उसको हम स्कूल के वातावरण या स्कूल के जीवन से जोड़कर अगर सिखाएंगे ना, तो यही है हमारा मेन उद्देश्य है स्कूली शिक्षा का सीखने का। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है, यानी दूसरा जो उद्देश्य है वो है रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करना। बालक के अंदर इन तीनों का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बालक को किसी चीज के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट ही ना होगा, तो वो सीखेगा ही नहीं। और सीखेगा नहीं तो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो कल्पना शक्ति का भी विकास नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों को एक साथ हम विकसित कर सकते हैं किसी बालक में, कोई भी स्टोरी सुना के। मान के चलो कोई स्टोरी, जैसे मान के चलो मैंने कोई स्टोरी बनाई अपनी स्टोरी, तो हम अभी क्या है, मैं अपने घर से चला और मैं अपने घर से चल के स्कूल में आ गया और बालकों को बता रहा हूँ कि एक स्टोरी अपने पास से बनाई। जैसे मैं अपने घर से चला, बालकों को बता रहा हूँ, सामने बैठे हैं बालक। तो आज पता बालकों क्या हुआ, जैसे मैं घर से चला तो कुछ रास्ते में जाकर मुझे क्या हुआ, कुछ लोग मिले, यानी ऐसा असामाजिक तत्व जो कि हम जो बुरी नियत से मुझे रोका उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, मेरी बाइक छीन ली। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन में क्या आया, उन्होंने मुझे वापस दे दी बाइक। क्या किया उन्होंने, मुझे वापसी दे दी। तो क्या होगा, बालक आगे जानने की इच्छा जताएंगे कि उन्हें इंटरेस्ट आएगा। एक तो स्टोरी जब भी सुनाते हैं ना बालकों को, तो मन मजा आता है उन्हें। तो जब हम जैसे उन्हें बताएंगे ना, तो उन्हें इंटरेस्ट होगा, वो आगे सुनने की कोशिश करेंगे। और जब वो सुनेंगे, और जैसे मैंने उन्हें बताया कि बाइक छीन गई मेरी, ये हुआ, तो उनके मन में क्या आएगी, जिज्ञासा आएगी कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बताओ क्यों उन्होंने क्यों छीन ली। जब वो मैं फिर क्या करूंगा,
आगे जाके मैंने मान के चला उन्हें कंक्लूजन नहीं बताया कि क्यों दी उन्होंने, क्या हुआ, तो उनके मन में क्या होगी, जो कि उनकी पूर्व ज्ञान से संबंधित हो सकती है, यानी कल्पना होगी कि वो अपना अपना तर्क देंगे कि इसलिए दी होगी, उसलिए दे दी होगी बाइक, या फिर उनको डर लग गया होगा। तो ये कल्पना उनके अंदर विकसित हो जाएगी। तो हम एक ही स्टोरी से तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे अब संवेदनशीलता का विकास। संवेदनशील बनाना, बालकों को संवेदनशील बनाना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षण का। वो कैसे बनाएँगे देखिए। देखिए जो संवेदनशीलता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सिंपल शब्दों में बात करें, जागरूकता या जागरूक करना, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखिए, संवेदनशील कैसे बनाएँगे बालकों को? तो बालकों में विषय के प्रति संवेदनशीलता या जागरूकता पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हम बताएँगे पर्यावरण के प्रति कैसे, कि हमें पक्षियों को पानी डालना चाहिए, पानी देना चाहिए, उनको दाने डालने चाहिए। अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इन दिनों, तो क्या है, आदमी तक की हालत खराब है, अभी पक्षी तो उनको तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। वो उनको ना तो उनको रहने की जगह है ऐसे खास, तो क्या होगा, उन्हें इतनी तगड़ी गर्मी में अगर पानी ना मिले वो मर जाएँगे। तो इसलिए हमें बताना चाहिए बालकों को कि अपने-अपने घर पे क्या करो, बर्तन लो, उसमें पानी रखो सुबह-सुबह, देखते रहो कि वो खत्म ना हो जाए। उनको सुबह-सुबह दाने भी डाल दीजिए, जिससे क्या हो, उनकी भूख भी मिटे। क्योंकि इन दिनों में ना तो खेतों में कुछ अनाज होता, सब अब अनाज भी कट गया, घर चला गया सबके, और बिल्कुल खाली पड़े हैं खेत, तो खाने को भी नहीं मिलता। तो इस तरह से हम बालकों को क्या करेंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, यानी पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे गर्मी हो रही है। तो बाहर देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा लू चल रही है, यानी हीट वेव चल रही है इन दिनों में बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम बालकों को जागरूक कर सकते हैं अपने पर्यावरण के प्रति। ये भी एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षण का। आगे चलते हैं, देखिए अगला जो टॉपिक है, यानी अगला उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति सरोकार, यानी लगाव उत्पन्न करना। बालकों में पर्यावरण के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न करेंगे, यानी ये उद्देश्य है, कैसे उत्पन्न करेंगे। तो देखिए हम बताएंगे कि जो पेड़ हैं या हमारे जो आसपास जितने भी पेड़ हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, इन सभी के प्रति, यानी विनम्रता का भाव उत्पन्न करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, इस तरह का हमें उन्हें बच्चों को बताएँ। जिससे हमें क्या हो, देखो पेड़ लगाते हैं, जैसे हम जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ हमें छाँव भी देता है, और पेड़ों से ही, अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो पेड़ वर्षा कराने में भी सहायता होती है, सहायक होते हैं, बारिश भी करवाते हैं पेड़। अगर मान के चलो कहीं पे पेड़ बहुत कम है, या फिर जैसे रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, थार डेज़र्ट। सॉरी। तो वहाँ पे क्या है, पेड़ नहीं है। तो अब वहाँ का एक कंडीशन उत्पन्न हो रही है, जो थार का रेगिस्तान है वो फैलता जा रहा है। वो उसका एक मुख्य उद्देश्य है, वहाँ पे वनस्पतिक अनुपस्थिति, यानी पेड़-पौधे ये सब कुछ नहीं है वहाँ, जिस वजह से ना तो बारिश होती है ज़्यादा, और रेगिस्तान क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। तो हम बताएँगे कि उनका नुकसान क्या है अगर हम पेड़ काटेंगे। तो इस तरह से हम पेड़ों के प्रति या फिर हमारे पर्यावरण के प्रति उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न करें कि वो भी आगे चलकर पेड़ लगाएँ या फिर और भी अच्छे काम करें। तो ये भी मुख्य उद्देश्य है किसका, पर्यावरण शिक्षण का। अब इसके बाद ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। देखिए, आज की क्लास में इतना ही था। अब आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है? और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कम से कम बाहर निकलें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।